हेलो नमस्कार साथियों। आज रीट पात्रता के लिए नया टॉपिक पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें जल, वायु, वन, नमक, भूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी होगी। काफी टाइम बाद में आज फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं। क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस होने के कारण हम रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेवल फर्स्ट का है जल, आर्द्रभूमि, वन और मरुस्थल क्या चीज है और क्या इनके बारे में जान। फर्स्ट पॉइंट है जल। इसका रासायनिक सूत्र है H2O। रासायनिक सूत्र H2O। जल तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंदर बर्फ के रूप में, द्रव में पानी के रूप में और गैस वाष्प के रूप में। इन तीनों को त्रिक बिंदु मतलब इन तीनों का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन इस ताप पर जल तीनों अवस्था में विद्यमान रहता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जलमग्न है, यानी टोटल पृथ्वी 100% है, उसका 70% भाग जल से मग्न है। जिसमें उपयोग करने योग्य जल 1% है, यानी बाकी 70% जो जलमग्न है उसमें 1% ही उपयोग करने योग्य है। लवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? कुएं, बावड़ियां, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, नहरें, तालाब, झील, नदी, भूमिगत जल, वर्षा जल आदि। प्राकृतिक रूप से जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा जल है। जल का कृत्रिम सबसे शुद्ध रूप आसु जल होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व नीचे जाएगा तो द्रव्यमान बटा आयतन बढ़ेगा। जल प्रकृति का महत्वपूर्ण अवयव है। जल सजीव की जीवद्रव्य के लिए अति महत्वपूर्ण अवयव है। जीवित कोशिकाओं में लगभग 80% जल पाया जाता है, जबकि पूरी पृथ्वी पर 70% जल मग्न है। मानव के शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। मानव रुधिर प्लाज्मा में 55% जल पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल के गुण। जल सजीव के जीवन का आधार है। जल की सहायता से सजीव के शरीर में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। जल जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल उत्सर्जन द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। जल सभी पदार्थों के लिए विलायक का कार्य करता है, अतः इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। जलीय जीव जल में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मानव पादप के शरीर में लगभग 70% एवं कुछ पादपों के शरीर में लगभग 90% जल पाया जाता है, जो उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। जल के स्रोत। नदी है, तालाब है, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध है। नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। कुछ कुएं सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, जिनमें ढेकली, रहट, चड़स, विद्युत पंप की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी यह एक प्रकार का पोखर होता है, जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। जोधपुर में 1520 ईस्वी में राव जोधा जी के द्वारा सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया गया था। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं। एलुवियल मृदा वाले क्षेत्रों की नाड़ी आकार में बड़ी होती है। पानी 10 से 12 महीने एकत्रित रख सकता है। खड़ीन क्या है? सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। राज्य के जैसलमेर जिले में लगभग 500 छोटी बड़ी खड़ीन विकसित हैं, जिनसे 1300 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। खड़ीन से बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन रोकने वाले बांध को खड़ीन बांध कहा जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खड़ीन एक उत्तम विधि है। वर्तमान में इराक में भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। बावड़ी। मेघदूत में बावड़ी का निर्माण का उल्लेख है। आबानेर की चांद बावड़ी हर्षद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है। चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे एवं स्नानागार है। राजस्थान की बावड़ियां वर्षा जल संचय के लिए काम आती हैं। टाका राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरा है। यह तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतन कहते हैं, जिसका अर्थ है बटोरना होता है।
टांका 40 से 30 फीट तक गहरा होता है। टांकी के ऊपर मीनारनुमा टेकरी बनाई जाती है जिससे पानी खींचकर निकाला जाता है। नहटा नेस्टा इसको नहटा या नेस्टा भी कहते हैं। नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नहटा बनाया जाता है जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी बावड़ी या तालाब या खेत में चला जाए। पार्लर पानी नाड़ी या टांके में जमा वर्षा का जल। टोबा टोबा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है। नाड़ी की समान आकृति वाला होता है। नाड़ी से अधिक गहरा होता है। वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है जिसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। झालरा क्या होता है? झालरा झालरा अपने से ऊंचे तालाबों तथा झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आकोर नहीं होता है। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था। झालराओं का वास्तुशिल्प सुंदर होता है। कुई या बेरी कुई मोटे तौर पर 10 से 12 मीटर गहरी होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में। 1987 के भयंकर सूखे के लंबे समय सारे तालाबों का पानी सूख गया, तब भी बेरियों में पानी आ रहा था। कुछ महत्वपूर्ण कलात्मक बावड़ियां। आबानेरी चांद बावड़ियां दौसा में। बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह बावड़ी 300 फीट लंबी, 200 फीट गहरी, 40 फीट चौड़ी है। बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बावड़ी के आगे बाईं ओर अंधेरी व उजली नामक 2 लघु प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। रामदेवरा की पर्चा बावड़ी। बावड़ी राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। मीठे जल की बावड़ी जो तीर्थयात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट रानी जी की बावड़ी। बूंदी बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। निर्माण 1699 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध जी की रानी लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया। कलात्मक पहलू और 3 तोरण द्वार स्थित हैं। तोरण द्वारों की मेहराबें 30 मीटर ऊंची। बावड़ी की 27वीं सीढ़ी के दाएं और बाएं शिव पार्वती की मूर्तियां स्थित हैं। खिन्नी बावड़ी जालोर कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण। मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू प्राचीन सुंदर और कलात्मक बावड़ी एवं 150 फीट गहरी। भावला देवी बावड़ी बूंदी अंग्रेजी की एल अक्षर के आकार में। निर्माण महाराव भाव सिंह की पत्नी रानी भावल देवी। बावड़ी को बनाने वाले रावजी उस्ता और रानी की निजी सेविकाओं के नाम अंकित किए गए हैं। नौचों की बावड़ी राजसमंद बावड़ी राजसमंद झील की पाल पर नौचों की पाल के रूप में स्थित है। बावड़ी में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंकों का अधिक प्रयोग किया गया है जिसे लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच चौड़ी और 9 इंच ऊंची है। 9 चौकियां बनी हुई है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर बावड़ियों में 3 ओर से सीढ़ियां बनी है। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियां 3 खंडों में बटी हुई है। प्रत्येक खंड में 9 सीढ़ियां हैं। इसके अलावा अन्य बावड़ियों की और चर्चा करते हैं, जिसमें ये बावड़ियां हैं। काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी बूंदी बावड़ी बूंदी के इंद्रगढ़ में स्थित है। बावड़ी जल स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। निर्माण सरकार सिंह की पत्नी महारानी आली ने करवाया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है वीरूपरी बावड़ी उदयपुर। बावड़ी रानी वीरू और महात्मा पुरी जी के नाम को मिलाकर वीरपुरी बावड़ी कहलाई। वीरू रानी ने नाथ बाबा को जमीन दान की थी जिस पर इस बावड़ी का निर्माण किया गया। यह कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बावड़ी एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर 7वीं सदी की बावड़ी है। चट्टान को काटकर सीढ़ियां बनाई गई। मंडोर पर्वतमाला में चट्टान को छोड़कर अंग्रेजी की एल अक्षर के आकार में इस बावड़ी को बनाया गया। रावण की छतरी नाम से पुकारा जाता है। चट्टान पर 7 मात्राओं और शिव की आकृतियां अंकित हैं। अन्य बावड़ियां कातन बावड़ी ओसिया में, हाड़ा रानी की बावड़ी उपटोडा रायसिंह में, शेखावटी के जोड़े, लावाण की बावड़ी दौसा, गढ़ बावड़ी डाकणिया की बावड़ी शेरगढ़ कस्बा बारा में, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में,
मोराकुंड सवाई माधोपुर में, चांद बावड़ी जोधपुर में। और ये बावड़ी का टॉपिक खत्म। इसके बाद में है जल प्रदूषण क्या है। जब जल में कोई अवांछित पदार्थ मिल जाए जिससे जल मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल के मानव शरीर पर कई विपरीत प्रभाव होते हैं। कभी कभी ये गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। जल प्रदूषण के कारण कारखानों उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का जल में डालने पर, घरेलू अपशिष्ट जल में डालने पर, कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से, जलाशयों के समीप नहाने, कपड़े धोने, मल मूत्र का त्याग करने, पशुओं को नहलाने इत्यादि से जल प्रदूषण होता है। जहाज से तेल के रिसाव से महासागरों में जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल हमारे लिए अनुपयोगी होता है, जिसके सेवन से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जल के साथ घुले हुए प्रदूषित तत्व फसलों एवं जलीय जीवों को भी हानि पहुंचाते, जैसे जल जल में मरकरी या पारा Hg की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। और जल में कैडमियम की अधिकता होने पर इटाई इटाई रोग हो जाता है, जिससे अस्थियों के जोड़ों में दर्द होता है। यदि जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट है बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, वन विनाश, व्यापारिक कृषि, बढ़ता औद्योगिकरण तथा आधुनिक जीवन शैली के कारण जल तेज गति से कम हो रहा है, जबकि इसकी मांग तेज गति से बढ़ रही है। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जनता का जागरूक होना जल प्रदूषण को रोकने का एक सशक्त उपाय है। प्रत्येक नागरिक को जल प्रदूषण न करने तथा जल प्रदूषण रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कृषि कार्यों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए। जलाशयों पर नहाना, कपड़े धोना, मल-मूत्र का त्याग करना, पशुओं को नहलाना इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। सीवरेज के जल को जल स्रोतों में मिलाने से पहले ही पुनः उपयोग योग्य बनाना चाहिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 का सख्ती से पालन होना चाहिए। औद्योगिक क्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्टों को जल स्रोत में मिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये अपना बावड़ी से रिलेटेड और जल प्रदूषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आर्द्र भूमि, नमभूमि और वन और मरुस्थल की जानकारी वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। मेरे द्वारा पढ़ा बताया गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।